हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत अभिनंदन। भारत एक ऊर्जा आयातक देश है, यानी कि भारत अपनी ईंधन की ज़रूरतों का ज़्यादातर हिस्सा तेल इंपोर्ट करता है, आयात करता है। रूस और सऊदी अरब समेत पेट्रोलियम निर्यातक अन्य देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब ये कयास लग रहे हैं कि भारत का तेल आयात बिल साल की दूसरी छमाही में काफ़ी बढ़ जाएगा और इसका असर सीधा सीधा महंगाई पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और उपभोक्ताओं पर ये भारी पड़ने वाली है। कच्चे तेल के निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस ने तेल के उत्पादन में कटौती का अचानक से फैसला कर लिया, जिससे कि भारत को आने वाले दिनों में नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये ओपेक प्लस क्या है, आइए पहले इसको भी समझ लेते हैं। ओपेक दुनिया भर के पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है, जिसमें कि सऊदी अरबिया है, अल्जीरिया है, इराक है, ईरान है, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो जैसे देश हैं। ओपेक देशों में सऊदी अरब का दबदबा रहता है। इसके अलावा एक अन्य प्लस ग्रुप भी है, जिसमें कि 10 तेल उत्पादक देश आते हैं और ये प्लस ग्रुप पर रूस का दबदबा है। अब ओपेक और प्लस ग्रुप ने मिलकर ओपेक प्लस बनाया है और ओपेक प्लस समूह के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले से महंगाई में इजाफे के साथ साथ पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाने की जो हम उम्मीदें भी लगा रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब खत्म हो गई हैं। भारत पर आर्थिक दबाव देखने को मिल सकता है। देश पर इंपोर्ट बिल का बोझ नई ऊंचाइयां भी छू सकता है। ये तमाम चेतावनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए ने जताई है। आईईए का कहना है कि भारत समेत ग्लोबल इकोनॉमी में इस वित्त वर्ष के दूसरे हाफ में प्रेशर देखने को मिल सकता है। आपको पहले से ही पता है कि अमेरिका के बैंकों का क्या हाल है और ऐसे में तेल के उत्पादन में कटौती से अमेरिका समेत और भारत जैसे देशों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने के आसार जताए गए हैं। ओपेक प्लस देशों ने जो ऐलान किया है उसके अनुसार हर दिन करीब 1.16 मिलियन बैरल के तेल उत्पादन में कटौती की जाएगी। ओपेक प्लस देशों के इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये फैसला राजनीतिक है और कुछ कह रहे हैं कि ये फैसला मार्केट बेस्ड है। समझेंगे स्ट्रेट टॉक में, लेकिन हम कुछ फिगर्स आपके सामने यहाँ पर दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं और जो सवाल उठ रहे हैं तेल के उत्पादन में अचानक कटौती किए जाने के इस फैसले से, क्योंकि 6 महीने के भीतर ही तेल के उत्पादन में कटौती का ये ऐलान किया गया है। आइए देखते हैं कि आज हमारे प्रश्न इस विषय से जुड़े क्या हैं, जो कि दर्शकों को भी ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या तेल निर्यातक देश मनमानी कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में नौकरियां जा रही हैं और जो है कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। तेल के बाजार पर टिकी ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला कर लिया और ये किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या खत्म हो गई है पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाने की उम्मीदें? ये भी हमारा प्रमुख प्रश्न है, जो कि हम आज के विशेषज्ञ से समझने की कोशिश करेंगे। भारत पर कितना ज़्यादा आर्थिक दबाव बनेगा और क्या भारत इस दबाव को बर्दाश्त करने की या फिर उससे पार पाने की क्षमता रखता है? भारत का इंपोर्ट बिल जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों को छू सकता है, ये आशंका जताई गई है। क्या निर्यातक देश मनमानी कर रहे हैं और क्या ये अमेरिका के लिए एक झटका है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन से नज़दीकियां बनी हैं और जिस तरह से रूस के पर लगी पाबंदियों के बीच सऊदी अरब ने ये फैसला किया है या फिर ओपेक प्लस देशों ने ये फैसला किया है, ये सभी परिस्थितियां बताती हैं कि क्या ये पश्चिम को एक स्नब है और ये भी बताती हैं कि अगर अमेरिका या फिर बाकी जो देश हैं वो एशिया पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे स्थिति में एक नई जो है ट्रांजिशन जो है देखने को मिल रही है कि सऊदी अरबिया हो जाए या फिर रूस हो जाए, ये सब कहीं ना कहीं अब एंटी अमेरिका या फिर एंटी यूरोप एक स्टेज
जो है लामबंदी कर रहे हैं और ये मजबूत होता भी दिख रहा है। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हिमांशु भयानी जी जो कि सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, और उनका इस पूरे मसले पर एक व्यापक विश्लेषण है। वो पहले भी हमारे साथ शो में जुड़ते रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं ये आशंका जताई थी कि जून के आखिर तक कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो सारे जो रिकॉर्ड है हो सकता है कि वो तोड़ सकती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया भर में एक चमकती अर्थव्यवस्था, IMF ने भी कहा था कि ये इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट, तो इस स्थिति से देखा जाए तो ये जो तेल की कटौती हुई है भारत में इसे बर्दाश्त करने की क्षमता है, लेकिन जो सवाल हमारे बने हुए हैं कि कटौती का ये फैसला क्या संकेत देता है, क्या ये राजनीतिक फैसला है या फिर मार्केट बेस्ड फैसला है कि कहीं ना कहीं जो तेल उत्पादक देश है उनका एक दबदबा देखा जाता है और ये भी कहता है कि दुनिया पर जो नियंत्रण है वो किसका रहेगा, दुनिया पर जो है ताकत का जो है कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, उसी के हाथ में रहेगा जिसके पास तेल का कंट्रोल रहता है। बैंकों की बात की जाए, अमेरिका के बैंकों की, तो आपको पता ही है कि किस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक और भी जो दूसरे बैंक थे, फेडरल बैंक, वो अमेरिका में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बैंक में जिनके खाते हैं उनको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचने दिया जाएगा और जो सिक्योरिटी वहाँ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसे सपोर्ट करेगी। लेकिन पश्चिम के देश जो हैं, ब्रिटेन समेत जो देश है, आपको पहले से पता है कि महंगाई से जूझ रहे हैं, नौकरियां वहाँ पर भी कटौती का सामना कर रहे हैं लोग। पूरे दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है ये दर्शाती है कि एक अस्थिरता सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यापारिक रूप से दृष्टिकोण से भी देखें तो ये अस्थिरता का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ, खास करके रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये 1 साल से भी ज़्यादा लंबे वक्त से चल रहा है और इसके जो है समाधान के तरफ से कोई प्रयास, छोटे मोटे प्रयास दिखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति चीन गए और ये संकेत दिया गया कि चीन हो सकता है कि शांति दूत की भूमिका निभा सकता है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो का जिस तरह से विरोध हो रहा है और अमेरिका से जिस तरह से उन्होंने अपनी दूरी बनाने की कोशिश की है, या फिर ये भी उनका बयान आया है कि अमेरिका का सहयोगी होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जागीर है, हमें अपने फैसले लेने का हक है, हमें अपने हक के लिए बोलने का हक है। तो ये सारी परिस्थितियां बताती है कि पूरा जो विश्व है ये एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है और इस संक्रमण काल में मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है यानी कि बहुध्रुवीकरण जो है दुनिया का वो दिख रहा है कि ताकत के एक सेंटर नहीं, जैसा कि पहले अमेरिका की तरफ से देखा जाता था कि अमेरिका पूरी दुनिया को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता था, चाहे वो राजनीतिक मामले हो चाहे वो आर्थिक मामले हो। अगर किसी भी तरह की स्थिति पैदा होती थी कि तो उस पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लग जाती थी, यूरोपीय देशों की तरफ से पाबंदियां लग जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन पाबंदियों को और इससे एशियाई देशों में काफ़ी नाराज़गी लंबे समय से कभी ना कभी जो है वो सामने आती रही थी। और अब जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है ये दर्शाते हैं कि व्यापार जो है ये डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को और रूस को लगातार स्नबिंग करने की जो यूरोपीय देश या फिर अमेरिका की तरफ से जो हरकतें रही हैं, इस पर ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में एशियाई मुल्क जो हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं। और पश्चिम एशिया की बात करूँ या मध्य एशिया की बात करें तो सभी देशों के जो फैसले आ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का प्रभाव जो है इन देशों पर पहले की तरह नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपील की थी कि जो तेल का उत्पादन है उसमें कटौती ना की जाए, क्योंकि इससे दुनिया भर में जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको एक पूरा कर पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सीधा सीधा जो आम जिंदगी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई इस स्तर पर पहुँच जाएगी कि लोगों को रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हमने पिछले दिनों
कुछ तस्वीरें ऐसी देखी कि जो कुछ जगहों पर, कुछ देशों में जो है भोजन के संकट जैसी भी स्थिति देखी है, और पाकिस्तान का हाल आपने देखा है, श्रीलंका का हाल आपने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कारण हैं वो इन सब में शामिल हैं, और इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी कारणों में जो मौजूदा अचानक से तेल उत्पादन की कटौती का ऐलान हुआ है, इससे ये कहा जा रहा है कि जो 2023 वित्त वर्ष है उसका अगला जो 6 महीना है, छमाही है, इसमें महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ जाएगी कि जो उम्मीदें थी कि नौकरियों में छंटनी के बाद से, और जो उम्मीदें थी कि शायद जो है रूस और यूक्रेन युद्ध अगर बातचीत के टेबल पर आकर ख़त्म करने की कोशिशें शुरू हो तो इससे फ़ायदा पहुंच सकता है और मसले का समाधान निकल सकता है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी अड़चनें भी दिखती हैं, क्योंकि रूस को लगातार ऐसा लग रहा है, जो उस पक्ष, दूसरा पक्ष है, वो ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रूस है और जो सऊदी अरब है वो अमेरिका को लगातार स्नब कर रहे हैं, और तेल उत्पादन में कटौती इसी स्नबिंग का जो है एक हिस्सा कही जा सकती है। इन सभी बातों को समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो कि एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ रहे हैं। हिमांशु भयानी है और उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में हम समझेंगे कि तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा, क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने तेल के उत्पादन में लगभग 1 लाख जो है बैरल पर डे के हिसाब से कटौती करने का ऐलान कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया की ज़रूरतों का लगभग 3.07% है। और ये जो है गैप है वो किस तरह से भरा जा सकता है, या फिर इसका सारा का सारा जो भार है वो आम जनता को उठाना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले से ही नौकरियों में कटौती हो रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर को छू रही है, और विभिन्न देशों में इससे जो है सरकारें हैं वो जूझ रही हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में लेकिन भारतीय इकॉनमी जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये भी तमाम जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि इंडिया एक ब्राइट, मतलब ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए भारत जो है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। और 24 फरवरी अगर हम याद करें पिछले साल की, जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस के जो है रेवेन्यू में भी, राजस्व में भी लगभग 60% तक गिरावट आ गई है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। और इस वजह से रूस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के खिलाफ जो है, या अमेरिका का जो दबदबा है उसके खिलाफ वो उन देशों का जो है सपोर्ट हासिल करे जो पूरी दुनिया को जो है कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश भी इसमें नज़र आती है। और ये ताज़ा कटौती भी राजनीतिक भी बताई जा रही है। हमारे साथ हिमांशु भयानी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि रूस के लिए असल में तेल और गैस एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट रहता है। रूसी इकॉनमी के लिए जो 60% की गिरावट आ गई है, खास करके रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से, तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती भी बताई जा रही है। और भारत की अगर हम बात करें तो ये एक प्रमुख देश है और कच्चे तेल का आयात करता है, ज़्यादातर अपनी ईंधन की ज़रूरतों का जो है पूरा करता है आयात के ज़रिए। और ये भी भारत पर आरोप लगते रहे हैं जब से भारत जो है रूस यूक्रेन के बावजूद रूस से जो है डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल खरीद रहा है, और फिर उसे यूरोपीय देशों को रिफाइंड करके उसे निर्यात कर रहा है। तो इस तरह के आरोप भी भारत पर लगते रहे हैं कि वो तेल का इस्तेमाल करके फ़ायदा जो है उठा रहा है, और वो जो यूक्रेन पर हमला हुआ है उसके समर्थन में जो है अगुवाई नहीं कर रहा है, या फिर रूस को मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही रूस के आक्रमण की निंदा कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से ये रुख साफ रहा है कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है। और इस बीच लगातार भारत से मध्यस्थता की भी बातें हो रही थी, लेकिन मध्यस्थता की भूमिका में भी भारत नहीं दिखा। हालांकि 1-2 फ़ोन कॉल्स जो है वो ज़रूर हुए हैं, लेकिन अब इस भूमिका में चीन दिख रहा है, और चीन से उम्मीदें लगा रही है दुनिया कि चीन की जो है पीस पॉइंट्स जो चीन ने रखे थे, हो सकता है कि उससे रूस और यूक्रेन जो है बातचीत की मेज पर आए। लेकिन फिलहाल ये सभी जो है बहुत ही शुरुआती बातें लग रही हैं, और
इन शुरुआती बातों के बीच में अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि ओपेक प्लस देशों ने तेल के उत्पादन में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बैरल पर डे के हिसाब से कटौती कर दी। और अब ये कटौती जो हुई है, इसका जो गैप बनेगा, इसे किस तरह से पार कर सकती है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन के जो वॉर से प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करते हुए जो IEA के प्रमुख हैं बिरोल, उन्होंने कहा है कि न्यू एनर्जी पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा दे सकता है, यानी कि दुनिया को न्यू एनर्जी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। रूस, जो कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस इंपोर्टर है, बढ़ते कंपटीशन का सामना कर रहा है क्योंकि अधिक देश गैस का प्रोडक्शन और निर्यात कर रहे हैं। बिरोल ने ये भी, जो कि IEA के प्रमुख हैं, उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि अगले कुछ वर्षों में लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फ्लो से बाजारों में कीमतें कम होंगी, यानी कि जो ऑल्टरनेट फ्यूल है अगर उसका इस्तेमाल बढ़ेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा तो उससे बाजारों में कीमतें कम होंगी और गैस सप्लाई सिक्योरिटी की चिंताएं ये भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तेल की ज़रूरतों पर, पूरी दुनिया की जो तेल की ज़रूरतें हैं, अभी जो मुश्किल है वो मुश्किल क्या इशारा करती है और समाधान को लेकर जो है IEA ने क्या कहा है उसको भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हिमांशु भयानी जुड़ चुके हैं राजकोट से, गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु आपका। और ओपेक प्लस देशों ने जिस तरह से कटौती कर दी है, हिमांशु जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत ही बारीकी से इन परिस्थितियों को देखते हैं और इन सब गतिविधियों पर आपकी नज़र रहती है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि इस कटौती को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल स्नबिंग है अमेरिका की या फिर ये मार्केट बेस्ड डिसीजन है? दो चीजें साथ में हुई है। एक जो यूएस पेंटागन इंटेल जो लीक है उसका रिपोर्ट आया, उसके साथ साथ ही ओपेक की कटौती की बात है। अब उसमें क्या हुआ है कि जिस तरीके से पूरा विश्व जो था वो कहीं ना कहीं मतलब इंटरेस्ट रेट को लेके जो चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि विश्व पूरा एक तरीके से इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, जो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेना चाहता था। तो तब जाके सडनली ये ओपेक का जो प्रोडक्शन कट का जो डेटा और उसकी बातें सामने आ गई। तो इसे कई मतलब एनालिस्ट जो है वेस्ट में वो ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंटेल लीक की बात आई पेंटागन से, और उसके बीच ऐसी खबरें आई कि यूएस जो है वो अपने अलाइज और एडवर्सरीज, अलाइज मतलब अपने जो सहयोगी राष्ट्र है उनके ऊपर भी जासूसी कर रहा था। और मिडिल ईस्ट में कई सारे ऐसे पीसेस भी आए हैं कि अभी यूएस जो है मतलब सऊदी अरेबिया जो है वो यूएस से डरता नहीं है। जो ओपेक का जो कटौती का मामला आया उसको लेके जवाब है इसके लिए कि शायद सऊदी एक अलग तरीके से जा रहा है। और सऊदी और ईरान के बीच जिस तरीके से चाइना ने पूरा एक मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो रिवाइव करवाया, जिस तरीके से ब्रोकरेज करके पूरा का पूरा खेल जो लगाया है तेल के लिए, उसमें क्या हुआ है कि सऊदी अरब को आने वाले दिनों में चाइना में एक रिफाइनरी लगाने जा रहा है 3 लाख बैरल प्रतिदिन की, जहां पे प्रोसेस होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रूस ने जो है वो ईरान को बाई रेल तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब को ने भी रूस से तेल लेना शुरू कर दिया है। तो युद्ध के चलते कहीं ना कहीं तेल के प्रोडक्शन की कटौती और उसके बाद रूस से तेल खरीदना, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि रूस, चीन और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट एक धरी बना काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आर्कटिक में जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल गैस हो या तेल हो, तो उसके ऊपर उनकी नजर लगी हुई है। और सामने अमेरिका भी मतलब नाटो फोर्सेस के साथ आर्कटिक में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। अब अमेरिका ने वहां पे जो कोनोकोफिलिप्स का जो विलो ऑयल का जो प्रोजेक्ट था अलास्का में, वो बड़ा प्रोजेक्ट वो अप्रूव किया है। तो ये पूरा का पूरा एक तेल का नया तरीके का खेल शुरू हुआ है। और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप ब्याज की दरें बढ़ा नहीं सकेंगे, मतलब अगर जिस तरीके से बातें आ रही है जी, और तो उसमें क्या होगा, तेल पे आपका जो वर्चस्व है तो आप पैसा तेल से कमाएंगे, ताकि तेल का आपने प्रोडक्शन का कट करवाया ओपेक ने जिस तरीके से किया है, जो भी राजवारी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो उसके चलते जिस तरीके से अमेरिका का जब सभी जो ऑयल एसेट्स है, जो 6 सिस्टर्स 7 सिस्टर्स की जो बात है पूरे वर्ल्ड में उनका वर्चस्व है, तो उसमें वो तेल के जरिए पैसा कमाएंगे। एक ये बात भी आ रही है। तो एक तरफ अगर डॉलर टूट रहा है तो दूसरी तरफ तेल से पैसा, तेल का खेल होगा और उससे पैसा आएगा।
तो फिलहाल जो अगर आप कमेंट्रीज पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड की और जो एडिटोरियल पीसेस पढ़ेंगे, ओपिनियन पीसेस, उसमें कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन, ये कमेंट्री रिफ्लेक्ट होती है। जी। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने भारत जैसा जो देश है, पहले से ही पूरी दुनिया जो है महंगाई का सामना कर रही है, और अब ये जो कटौती हो जाएगी और जो गैप आ जाएगा ज़रूरतों के लिए, तो इस गैप का जो है पूरा भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। अगर भारत की भी बात मैं समझना चाहूँ तो हम आज के समय में जो कि ज़्यादातर राज्यों में जो है 90 से ऊपर जो है पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर की दरें चल रही हैं, तो इसमें कितना इजाफा होने के आसार आपको दिख रहे हैं? देखिए, एक रफ एस्टिमेट जो भारत का है उसमें ऐसा है कि अगर प्रति बैरल ऑयल में $1 अगर बढ़ता है तो करीबन भारत को 832 करोड़ रुपया, अपना इंपोर्ट बिल 832 करोड़ रुपए से बढ़ जाता है। और बजट में भारत सरकार, जो यूनियन बजट आया फिलहाल 2023 का, उसमें भारत सरकार ने जो बजटिंग किया है ऑयल का, वो $70 प्रति बैरल, मतलब जी ऐसा करके रखा। हालांकि एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। उसके बाद इसको और मैं समझूंगी आपसे विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया पर इस ताज़ा तेल उत्पादन कटौती का कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ हिमांशु भयानी बने हुए हैं, आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की तेल की जो ज़रूरतें हैं उनको कितना झटका लगेगा इससे। जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा कि जब प्रति बैरल $1 बढ़ता है तेल में, कच्चे तेल में जी, उसकी जो कीमत होती है, तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं 832 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। तो जो बजटिंग हमने की थी, बजट में जो हमने ऑयल प्राइसेस को जिस तरीके से बेंचमार्क किया, वो करीबन $70 प्रति बैरल उस भाव से हमने किया, जबकि एवरेज वर्ल्ड में भी फिलहाल 98 के आसपास चल रहा था, जो ये क्वार्टर गया उसका पूरा। तो $28 प्रति बैरल, मतलब आप समझ लीजिए कि महंगाई कितनी बढ़ सकती है। और आने वाले दिनों में तो इलेक्शन है, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन है, बहुत सारे स्टेट में, कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसका असर, मतलब गवर्नमेंट कैसे बेयर करेगा या पास करेगा कंज्यूमर्स पे या कस्टमर्स पे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से तेल के जो दाम बढ़े हैं, कच्चे तेल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, जैसे ये खबरें आई तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। और $100 के ऊपर $110 प्रति बैरल जा सकता है तेल। एक ही बात विश्व के सब एनालिस्ट जो है, जो ये मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर ट्रैक कर रहे होते हैं या जो या मनी मार्केट ट्रैक कर रहे थे, उनका कहना है। तो इसके लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। महंगाई आप काबू में नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से महंगाई का दर बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट आपको घटा के चलना पड़ेगा। तो मनी मार्केट के एक्सपर्ट से उनका कहना है कि बैंकिंग की मतलब जो ब्याज की दरें हैं वो कहीं प्री कोरोना काल में जीरो इंटरेस्ट वाले जमाने में शायद आ जाएगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा। तो सस्ते ब्याज दर वाली जो मार्केट है या वो जो इकोनॉमी, उसकी तरफ हम जा रहे हैं वापस, ऐसी बात बिल्कुल है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ेगी, इसमें भी कोई कोई शक करने की बात नहीं। आपने जो यहाँ पे एक कंसर्न जताया है हिमांशु जी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों और दबाव के बावजूद भारत जो है एक जो संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा और रूस से जो है तेल आयात करता रहा है। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो रूस से काफ़ी ज़्यादा जो तेल है आयात किया गया। भारत ने ट्रेड भी किया है तेल का, यूरोपीय देशों को उसे रिफाइन करके बेचा भी है। तो क्या इस व्यापार का जो कि रूस के साथ चल रहा है तेल का, इससे कुछ इस पे हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर रूस? जी हाँ, आपकी मतलब जो बात है वो एकदम जायज है, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि तेल का जो व्यापार रूस के साथ हम कर रहे हैं वो रूपी ट्रेड में कर रहे हैं, ओस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए। बाकी कुछ 68 देश कंट्रीज है, उन्होंने भी कहा है कि वो ओस्ट्रो अकाउंट के जरिए हमारा रूपी एक्सेप्ट करेंगे जी। लेकिन तेल की जो कीमत है अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। मान लीजिए कि $100 के ऊपर अगर तेल प्रति बैरल पहुंचता है कच्चा तेल, तो आप भले आपका ट्रेडिंग जो है वो रुपी में हो रहा है, लेकिन आपको वो पैसा जो बेंचमार्क करेंसी है डॉलर की, मतलब मान लीजिए कि $100 प्रति बैरल, तो वो मल्टीप्लाई आपका जो मतलब रुपया जिस तरीके से चल रहा है अभी 81, 82, तो मल्टीप्लाई करके उस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा।
उसमें मतलब ऐसी बात नहीं है कि रुपये में ट्रेड हो रहा है तो ये $83 या $90 प्रति बैरल है तो वो 90 रुपीस प्रति बैरल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वही करेंसी, खाली आप करेंसी डॉलर की बजाय आप रुपी अपना करके करेंगे, लेकिन रुपी भी आप कितना प्रिंट करेंगे? एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिख रही है रुपी में फिलहाल। बहुत सारी बैंक्स और कंपनीज के जो मतलब ट्रेजरी हैंडल करते हैं उनका कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है उसमें दुनिया अभी ऐसी करेंसीज की तरफ जा रही है जो स्टेबल हो, तो उसमें रुपी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। क्योंकि डॉलर का जो शेयर था वो 71% था ग्लोबल ट्रेड में, वो घट के अभी 59% हुआ है। 12% उनका जो ट्रेड शेयर था डॉलर का वो घटा है, और बाकी करेंसीज को मतलब बढ़ावा मिला है, येन को, रुपी को, यूरो को, इन सब करेंसीज को। तो आने वाले दिनों में हमको यही देखना है कि किस तरीके से रुपी ट्रेड में भी अगर होता है तो कैसे होता है। तेल का सप्लाई उसकी समस्या नहीं है, रूस के पास बहुत सारा तेल है। दूसरा, रूस ने क्या किया है, आर्कटिक में उन्होंने कहा है कि आप नॉन आइस मतलब जो वेसल्स होते हैं वो लेके आई, तो वो नॉन आइस वेसल्स को कैसे ले जाएगा? उनके पास न्यू पावर्ड आइस ब्रेकर वेसल्स है उनके पास, तो वो तोड़ के मतलब एक रास्ता बना के नॉन आइस वेसल्स को लेके वहां पे जाएगा, वहां से फिलअप करके वापस उनको एशिया के रास्ते एशियन मार्केट्स में भेजना चाहेगा। ऐसी भी मतलब खबरें आई है आर्कटिक और एंटार्क्टिक के नॉर्थ स्ट्रीम के मीडिया में। तो सप्लाई की कमी नहीं है, पर भाव जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो भाव जिस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ेगा, और जो बड़े बड़े टैंकर्स हो जिनकी कैपेसिटी है, जैसे ईरान ने तेल खरीदना शुरू कर दिया है रूस से, फिर सऊदी अरेबिया ने लेना शुरू कर दिया है, चीन ले रहा है, तो उसमें आपका मतलब जो क्वांटम रहेगा वो कितना रहेगा, कैसे रहेगा, और आपकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह वो कैसे रहेगी, ये मुझे लगता है देखना पड़ेगा। जी हिमांशु जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि भारत डिस्काउंटेड रेट पर रूस से जो है आयात करता रहा है तेल, और इसमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है, तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि रूस पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव है, जो उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो गहराती जा रही हैं, तो और भारत एक पारंपरिक देश भी रहा है, तो क्या इस स्थिति में दोनों देशों के बीच एक विशेष परिस्थिति का जो है करार हो सकता है कि जो डिस्काउंट है वो शायद, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार भी है, जो तेल की खपत है बहुत ज़्यादा बड़ा बाजार है, और एक ऐसा बाजार जो है कोई भी देश चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से रूस जो है वो इंडिया एज अ कस्टमर ही उसको मतलब ट्रीट करके उसके साथ इसलिए रुपी में जो वॉस्टर अकाउंट में ट्रेड इसलिए कर रहा है कि उनके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। उनको जिस तरीके के युद्ध की परिस्थिति है, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी टूट रही है और रशिया छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में वो अपने जो बड़े बड़े कस्टमर्स है, चाइना के साथ वो नॉर्डिक और आर्टिक में बहुत सारा काम कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना इवन एक्सप्लोरेशन में उनके साथ वहां पे आए, क्योंकि कस्टमर अगर उनके साथ आएगा तो उनकी भी मतलब प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, फाइनेंशियली जो बर्डन उनको होना है, और वो अपना तेल का जो भी संशोधन या जो भी भंडार है उसको लेके पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो भारत एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट उनके लिए बेशक है, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, जब सऊदी अरेबिया ईरान को उन्होंने बाई रेल भेजना शुरू कर दिया है कच्चा तेल, गैस वगैरह, तो जब ये होता है उसमें फिर आपकी क्या होती है कि आपकी डिमांड किस तरीके से रहती है, आप कौन से कैटेगरी में आते हो, उसके ऊपर ये बात होती है। क्योंकि उसमें फिर आपके एक जिसको बोले आपके भले रात बारी संबंध जैसे भी है, लेकिन एक क्वांटम की बात आ जाती है, और उसमें आप कैसे करेंगे, क्योंकि रूस के ऊपर भी वेस्टर्न सैंक्शन था, तो रूस को बिल्कुल भारत की और ऐसे कंट्रीज की जो उनकी तेल खरीद सके, क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद ओपेक का जो डेटा कटा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट रूस को ही मिलने वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये कैसे कंटिन्यू करेगा इस ट्रेड को, और कैसे मतलब भारत को प्रायोरिटाइज करके रखेगा रूस, यही देखना पड़ेगा। जी ये देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात को भी समझना चाहूंगी कि ईरान और जो सऊदी अरब है जिस तरह से साथ आए हैं, और ये भी कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि ईरान पे लगी जो पाबंदियां हैं हो सकता है कि धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़े, और भारत ईरान से भी उम्मीदें लगाए, क्योंकि पहले जो आयात होता रहा है ईरान से तेल का, उसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये बदलती हुई परिस्थितियां इशारा कर रही है कि हो सकता है कि भारत अपनी ज़रूरतों का आने वाले वक्त में कुछ हिस्सा ईरान जैसे देश से भी, हालांकि उस पर पाबंदी लगी हुई है, उसे मंगा सकता है। बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा उसमें अगर आप देखेंगे तो ईरान का जो छाबार पोर्ट है उसके साथ कनेक्टिविटी करके मांडवी गुजरात का जो एक पोर्ट है वहां तक की एक पाइपलाइन लेके ये करने की जो बात थी, तेल और गैस का पूरा
इंपोर्ट मतलब कैसे देखा जाए, तो उसकी कुछ कमेटी की मीटिंग अभी हुई है, शाबार कमेटी। तो उसमें भी ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 2024 के चुनाव सर पे है, तेल के दाम वगैरह आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आप ठीक है अपनी करेंसी प्रिंट कीजिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम, डॉलर, करेंसी वॉलेटिलिटी, और उसके बाद में से कुछ बचता है तो सोना, अगर वो आप इंपोर्ट करते हैं तो वो भी इंपोर्ट करने के लिए सॉवरेन रेटिंग आपको अगर बढ़ानी है, आप इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट करने के लिए भी आपको मतलब करेंसी इंपोर्ट करनी पड़ेगी वापस। तो ऐसे माहौल में आप कैसे ये पूरा बैलेंस करेंगे, ये देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि तेल, कच्चा तेल का सप्लाई का प्रॉब्लम अभी नहीं है। आप फिलहाल ओपेक ने भाव बढ़ा दिए तो वो भाव सब जगह पे स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि इराक जो है उसका बेंचमार्क ट्रेडिंग जो है वो $20 कम रहेगा या $20 ज्यादा रहेगा। वो जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से चलता है वैसा ही होता है, उसमें बहुत फर्क नहीं होता है। हाँ, आपको टूपी ट्रेड में क्या रहता है कि आप जो डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर का अगर मान लीजिए 80-82 भाव चल रहा है और आपको पेमेंट जब करते हैं तो 82 का खरीदा है, 80 जाएगा कि ₹2 बैंक कमीशन लेगा या जो भी है, उस तरीके से आपका जो अगर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो रिजर्व्स आता है तो 82 के तौर पे आप लेते, ₹2 कट जाता है। ऐसे मामले में आप रूपी ट्रेड करेंगे तो वो ₹2 का जो लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि बड़ा है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा उसके चलते। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव की जो कीमत है, डॉलर की जो कीमत है, सोने की कीमत है, उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है जी। तो इसके चलते कैसे ये सब बैलेंस करेंगे ये देखना जी। क्योंकि चुनाव का प्रेशर तो है ही, और चुनाव के प्रेशर के बीच जो है प्रयास जो है वो ज़्यादा गंभीर किए जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर हिमांशु जी, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इशारा है कि एशिया वर्सेस वेस्ट, क्या ये स्थिति दिखाता है, समझेंगे हिमांशु जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तेल का खेल क्या है, जिसमें रूस और सऊदी अरब जो है एक लाइन पर नज़र आते हैं और अमेरिका इससे काफ़ी नाराज़ भी दिख रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, उनके ताज़ा चीन विजिट को भी जो है शामिल किया जा सकता है। इसके भी कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थितियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, खास करके रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में। हमारे साथ हिमांशु भयानी बने हुए हैं। हिमांशु जी, मैं समझना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में जो है चुनाव होने वाले हैं, और ये लोकसभा के चुनाव है, संसद के चुनाव है। ऐसे में सरकारों पर एक प्रेशर है कि वो महंगाई को जो है वो नियंत्रित रखे। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि वो रूस या सऊदी अरब जो है उससे संबंध बेहतर बनाए रखे, और कहीं ना कहीं जो तेल की ज़रूरतें हैं या फिर आपूर्ति है वो उन देशों से भी पूरी कर सके जिस पर वर्तमान में जो है पाबंदियां लगी हुई, या फिर कुछ जो आदान प्रदान है व्यापार का वो ऐसा बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि ईंधन की ज़रूरतें जो भारत की है वो पूरी हो सके। जी, अभी इसमें पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य जो है वो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एक तरफ जो मतलब एक एक्सिस बन रही है उसमें चाइना है, रशिया है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज है, क्योंकि ईरान का ऑलरेडी रशिया के साथ जिस तरीके से व्यापार विनिमय चल रहा है उसको बहुत मतलब उनके मिनिस्टर्स वगैरह ने जायज बताया है, भले पाबंदी वेस्टर्न सैंक्शन है जो भी जी। तो ये एक पूरी की पूरी नई एक्सिस है जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है और रशिया है। अभी क्या हुआ पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो ब्राजील से उनके जो प्रेसिडेंट है लुला, वो भी चाइना के विजिट पे है। तो वो ब्राजील ऐसी इकोनॉमी है, पिछले दिनों में ब्राजील मतलब लैटिन अमेरिका से ब्राजील भी ऐसी इकोनॉमी है जिसका ऑयल एक्सप्लोरेशन का डेटा बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। उनके जो शिपिंग और टैंकर्स के जो डेटा है उसके मुताबिक मार्च महीने का जो डेटा है ऑयल एक्सप्लोरेशन का बहुत ही एनकरेजिंग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बू करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जेंटीना के साथ भी मतलब एक तरीके से एक अपना बना के रखना चाहते हैं। तो लैटिन अमेरिकन ग्रिड में जो जितने भी तेल से भरपूर जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ उनके समझौते उस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप खबर पे रुक करेंगे तो परसों एक खबर आई थी, ईरान के ऑयल मिनिस्टर काराकास यानी कि वेनेजुएला पहुंचे हैं। वेनेजुएला भी एक ऐसी इकोनॉमी है जो तेल से भरपूर है। मतलब अगर आप पूरा विश्व का नक्शा लेके आप बैठेंगे तो उसमें 86% जो रिजर्व्स है पूरे वर्ल्ड के वो फॉर्मर सोवियत यूनियन, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, लैटिन अमेरिका यहाँ पे स्प्रेड है। और ये पूरी नई एक्सिस बन रही है जिसमें लैटिन अमेरिका कहीं ना कहीं दिख रहा है
कम्युनिस्ट विचारधारा वाले चीन के साथ या रशिया के साथ। अब ऐसे माहौल में पूरी की पूरी लड़ाई जो आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस की होने वाली है, उसका जो बड़ा अगर कोई क्षेत्र बनने वाला है वो आर्कटिक्स है, जो कि कई हद तक उसके ऊपर कब्जा रशिया जमा के बैठा जी। यूएस, जापान और बाकी कुछ राष्ट्र वहां से अपना एक पूरा मतलब एक मरीन केबल का रूट निकाल रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से वो भी वहां पे अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में जो आर्कटिक में जो लड़ाई होगी तेल या उन संसाधनों के लिए, उसमें मुझे लगता है नाटो कंट्रीज, यूएस एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ ये पूरी की पूरी ग्रिड रहेगी जिसमें चाइना होगा, रशिया होगा और मिडिल ईस्ट होगा। तुर्की ने भी बहुत सारे मतलब रिपोर्ट्स कर दी है। तो ये जो बातें मैंने कही, जिस तरीके से ईरान के ऑयल मिनिस्टर काराकास वेनेजुएला पहुंचे हैं, मैक्रोन की जो अभी फिलहाल कमेंट आई है चाइना को लेके, जिस तरीके से उन्होंने कहा है चाइना के विजिट पे कि ताइवान के मुद्दे पे यूरोपियन यूनियन को अगर देखने जाए तो एक यूएसए से अलग स्टैंड लेना पड़ेगा, उसी कमेंट्री पे नहीं चल रहा। हालांकि उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, नेदरलैंड में उनकी जो सभा थी उसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन भी किया, ये सब हो रहा है। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन का रुख किस दिशा पे है, वो वेस्ट के साथ, यूएस के साथ है या चीन के साथ खड़े हैं, इसके ऊपर भी मतलब एक बड़ा एक तरीके से बवाल पूरे इंटरनेशनल सर्किट में और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बचा हुआ है। तो ईयू एक कंज्यूमर है ऑयल एंड गैस का, तो इस दिशा में यूरेशियन कॉन्टिनेंट पूरा है, उसमें कैसे ये सब होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ओपेक ने जिस तरीके से प्रोडक्शन कट का डेटा देके जो एक खलबली मचा दी है, जहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा था कि स्थितियां काबू में आ रही है कोरोना के बाद और हम मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वापस इकोनॉमी को उस दिशा में ले जाएंगे, इन्फ्लेशन घटाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन अभी कहीं घटता दिखाई नहीं रहा है, महंगाई की दर घटने वाली नहीं है। ऐसे में चुनाव में जो भी ज्योग्राफिया जा रही है, तुर्की भी जा रहा है चुनाव में। तुर्की में हालांकि समस्या है कि अर्थक्वेक की वजह से एर्डोगन को एक तरीके से बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी मौत हुई है समस्या है वहां पे। पर जितने भी राष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए जा रहे, एक तरफ वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ तेल का जो पूरा खेल और उसके कारोबार के लिए जिस तरीके से इंटरनेशनल एक्सिस बन रही है, उसके चलते ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, खास करके ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज के लिए, हमारी जैसी इकोनॉमीज। भारत की जो स्थिति है वो मैं समझना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि जो पूरी दुनिया है वो 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। जो तेल उत्पादन करने वाले देश है, निर्यातक देश है, उनका एक जो है बड़ा गुट जो है वो बन रहा है, खड़ा हो रहा है, जो कि अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं यूरोपीय देश जो है उनको भी एक मार्केट की तरफ से देखा जा रहा है, उनको भी अपने साथ लाए जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक उहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि भारत का जो हित है वो चीन ग्रुप में नहीं दिखता है, बल्कि जो अमेरिकी ग्रुप है उसमें दिखता है, क्योंकि चीन की नीयत पर भारत के साथ जो चीन के संबंध है वो लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। चीन के साथ देखिए हमारे संबंध की समस्या है, बिल्कुल जिस तरीके से फिलहाल जो अरुणाचल में जो स्थितियां हुई, जहां पे जो कमेंट होम मिनिस्टर ने दिया उसके मुताबिक चीन ने जिस तरीके से कमेंट दिया, तो वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन जिस तरीके से होना चाहिए वो शायद अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन रशिया के साथ हमारे जिस तरीके से संबंध है, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध है, ईरान से हम जिस तरीके से छाबार पोर्ट को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि हम अपनी ऑयल सिक्योरिटी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और उसको कैसे सिक्योर किया जाए, यही पूरा का पूरा माजरा है। लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा करेंसी वॉलेटिलिटी, अब उसके सामने आप रूपी ट्रेड को लेके कितने आप अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहते हैं, और अगर उसमें से आपने जिस तरीके से डेट लिया है 50 लाख करोड़ का जो डेट था वो आज जाके हो गया है 185 लाख करोड़ का, तो उसको सर्विस करने के लिए अगर आप सॉवरेन रेटिंग बढ़ाने के लिए गोल्ड लेंगे तो उसमें आप करेंसी किस तरीके से मैनेज करेंगे, और गोल्ड के भाव जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं। तो ये जो एक पूरा विशियस सर्कल है, एक ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी, एक सॉवरेन रेटिंग इंपोर्टिंग इकोनॉमी, और एक उसको ये सब चीजों के लिए करेंसी इंपोर्टिंग इकोनॉमी, ये जो विशेष सर्कल है उसमें आप बैलेंस कैसे बनाए रखेंगे सबके साथ, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कल को आप बहुत सारे इन ग्रुप्स के साथ जाएंगे तो वेस्टर्न सेक्शंस आपके ऊपर भी लग सकते, तो आपको सबके साथ वो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल यही स्लोगन लागू होता है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में और डिप्लोमेटिक आउटरीच। लेकिन पेंटागन लीक्स के बाद जो परिस्थितियां बनी है उसमें भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बैलेंस करना भारत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो चुका है, और ये कैसे करेंगे, बिल्कुल मतलब जयशंकर काफी एफिशिएंट है,
प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से अपने तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा खेल जो है 2024 का चुनाव अगर आपको जीतना है तो तेल का भाव आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, महंगाई कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। ये सरकार कैसे करती है ये मुझे लगता है देखना पड़ेगा। और जो परिस्थितियां हो रही है अभी फिलहाल वायर में जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया है, जिसकी चर्चा पूरी जगह पे है, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है। तो एक तरफ बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में इनपुट करते हैं, उसके प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और इंटरनली अदानी वगैरह का जो इश्यू है उसको लेके जो डैमेज हो रहा है, इसमें ये सरकार कैसे बाहर निकलती है, कैसे अपना 2024 की रणनीति बना के चलती है, ये मुझे लगता है एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, जिसके ऊपर पूरी दुनिया और उनके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या जो भी एनालिस्ट है वो अपनी पैनी नजर जमा के बैठे। एक प्रश्न यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं हिमांशु जी वो ये भी उठाते रहे कि भारत में जो अंदरूनी राजनीति चल रही है, अल्पसंख्यकों की जो अधिकारों के हनन की बात हो रही है, इस पर भी जो देश हैं, तमाम जो देश हैं, मुस्लिम बहुल देश हैं या फिर मुस्लिम देश हैं, उनमें नाराज़गी भी देखी जा रही है। और जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका भारत दौरा जो है वो जो होना था वो हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भारत को क्या नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है। हालांकि चीन में भी जो विगर मुसलमान है उन पर जो है घोर अत्याचार की बात होती रही, उनके मानवाधिकारों के जो है उल्लंघन की बात होती रही है, लेकिन प्रेशर जो देखती हूँ मैं चीन पर कम और भारत पर ज्यादा दिखता है। नहीं, आपकी बात जो है उसमें बिल्कुल एक जो एक्सपर्ट्स की जिस तरीके से राय आती है, ओपिनियन, यही चीज है। देखिए ये चीजें कैसे इम्पैक्ट करेगी आपको, आप अपना ऑयल सिक्योरिटी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसके चलते, लेकिन समझना पड़ेगा पूरी की पूरी जो मतलब गल्फ पेनिनसुला और मिडिल ईस्ट की जो राजनीति उसको अगर देखने जाए तो उसमें वो लोग इन मुद्दों को इतना अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की उनकी जो पॉपुलेशन है एक्सपर्ट्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप दुबई की बात करें तो 9% ओरिजिनल जो वहां के जो शेख वगैरह लोग हैं, बाकी के एक्सपर्ट्स हैं। आने वाले समय में एक्सपर्ट्स की पॉपुलेशन इतनी होने वाली है कि वो 1% हो जाएंगे, लेकिन उनको डर नहीं है कि वो सत्ता घुमा देंगे। यहाँ पे राजनीति अलग तरीके से चल रही है। आप 80% मेजोरिटी है, हिंदूज है, लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा है कि बाकी की जो मतलब अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो कहीं आपको हैरेस करेगी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसे बिल्टअप होगा, इसका नैरेटिव कैसे सेट किया जाएगा, ये देखना पड़ेगा। पिछले दिनों में जिस तरीके से कुछ एक्टिविटीज हुई है इंटरनली, जहां पे संघ के लोग गए, बातचीत की है, इन्वॉल्व करने की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि सिग्नल्स है कि भाई हम भी इन्वॉल्वमेंट वाली मतलब इंक्लूसिव राजनीति करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हिमांशु जी कि आपने समझाया कि ओपेक प्लस जो देश हैं उन्होंने तेल के उत्पादन में कटौती की है, तो उसके कितने मायने जो है निकलते हैं और पूरी दुनिया इस स्थिति से आगे कैसे जाती है, और जो ताकत के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं देश या फिर जो नए केंद्र बन रहे हैं उससे अमेरिका की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही है और चीन कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। सऊदी अरब की एक बड़ी भूमिका दिख रही है और रूस की जो स्थिति है पहले के बनिस्बत जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से थोड़ी सी यहाँ पर जो है स्थिर नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन भारत के लिए चुनौती अभी भी बनी हुई है, चुनाव भी आने वाले हैं और महंगाई जो है, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने कहा, हिमांशु जी ने, कि महंगाई रिकॉर्ड शायद तोड़ सकती है और इसको बैलेंस कर पाना, नियंत्रित कर पाना एक बड़ी चुनौती मौजूदा केंद्र सरकार के लिए, और विदेश मंत्री पर भी जो है काफी दारोमदार टिका रहेगा कि वो इस पूरी नई परिस्थिति को, नई बड़ी चुनौती को किस तरह से हैंडल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें आपके ईमेल का हर दिन इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।